हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 11 की बेटा जो ये क्लास चल रही है, इस क्लास में हम लोग आज एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और वो चैप्टर है आपका वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स को हम हिंदी में बोलते हैं सदिश। वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं सदिश। तो अब आपके सामने दो नए वर्ड्स आएंगे, पहला आएगा अदिश और दूसरा आएगा सदिश। उससे पहले बता दें कि आप अब 12th की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, मतलब ये 11th की फिजिक्स है जिसका आपको 12th से मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़नी है। यानी जो ये वेक्टर्स हैं ये आपके फिजिक्स से लेकर मैथ तक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी वेक्टर्स हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं उन सबको रिप्रेजेंट करना हम यहीं से सीखेंगे। यानी जितनी भी सदिश राशियाँ होती हैं उन सबको प्रदर्शित करना हम यहीं से सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे इन राशियों यानी वेक्टर्स का यूजेस क्या है, योग में यानी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, कैसे यूज करते हैं। इसके बाद हम इसमें सीखेंगे वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। मतलब बिल्कुल मस्ती से भरा हुआ चैप्टर है ना, अच्छे से पढ़ने वाला एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम क्या करते हैं और भी अच्छे से पढ़ते हैं। और पढ़ने से pहले हम लिखते हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम। तो चैप्टर का नाम क्या है, वेक्टर। ठीक है, और क्लास है आपकी 11, सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स। तो हमने आपको बताया सबसे पहले पढ़ना है हमें राशियों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता रहा हूं, सबसे पहले हमें पढ़ना है अदिश राशि। अदिश राशि, ठीक है। तो जब हमने फिजिकल क्वांटिटी यानी जो चैप्टर पढ़ा था, जब हमने भौतिक जगत एक चैप्टर पढ़ा था या विमीय विश्लेषण चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला होता है उसका यूनिट यानी मात्रक, और दूसरा होता है न्यूमेरिकल नंबर यानी संख्या में मान। जैसे अगर पूछा जाता है कि यहाँ से आप स्कूल से आपके घर की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे ना 5 किलोमीटर। क्या बोलोगे, 5 किलोमीटर। तो इसमें जो 5 है वो क्या है, आपका संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिक नंबर है एक, और किलोमीटर है दूरी का मात्रक। किलोमीटर है दूरी का मात्रक। तो ये है किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने का एक तरीका। अब ये जो राशि है वो किस उसमें पाई जा रही है, ये सदिश है या अदिश है, इसकी कहानी हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं जरा ध्यान से समझिएगा। हमारे भौतिक विज्ञान में ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण है, जिनमें केवल परिमाण है, कोई दिशा नहीं है। अगर ऐसी राशियां आपको मिल जाती हैं तो वो सभी राशियां हो गई हैं आपकी अदिश राशियां। क्या हो गई हैं, अदिश राशियां। अभी हम लोगों ने मोशन वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि आपकी दूरी कैसी है, अदिश राशि है, जबकि आपका विस्थापन कैसा है, सदिश राशि है। दूरी क्यों अदिश राशि है, क्योंकि ये केवल दो बिंदुओं के मध्य पथ की लंबाई होती है, जबकि विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के मध्य पथ की लंबाई होती है। अर्थात अदिश राशियों में क्या पाया जाता है, अदिश राशियों में पाया जाता है केवल परिमाण। क्या पाया जाता है, केवल परिमाण। ठीक है, इसी के बाद दूसरी बात अगर करते हैं सदिश राशि, किसकी बात करते हैं, तो सदिश राशि कब होती है और क्या होती है, कोई बताएगा। देखो भाई, सदिश राशि का मतलब हमने बताया है क्या होना चाहिए, सदिश, सा प्लस दिश। सा मतलब होता है, ठीक है, सा मतलब होता है, दिश मतलब दिशा। यानी इसमें क्या होती है, दिशा भी होती है। यानी इसमें हमें क्या मिलता है, परिमाण प्लस दिशा। यानी इसमें कितनी चीजें होती हैं, परिमाण और दिशा, ये दोनों ही चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात बता दें, अगर आपको केवल परिमाण को प्रदर्शित करना है तो आपने केवल ए लिख दिया, लेकिन अगर आपको इसकी दिशा भी बतानी है तो आपने क्या लिखा, वेक्टर ए लिखा। ये अंतर है, ये क्या है, अंतर है। ये इसको प्रदर्शित करने का बीजगणितीय तरीका है। यानी अगर पूछा जाएगा कि अदिश सदिश राशियों को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो तरीका है ये है बीजगणितीय तरीका। ये कौन सा है, बीजगणितीय तरीका। यानी आप अगर मैथमेटिक्स
हुए कहीं से लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया आपका वेक्टर ए। ये क्या हो गया? वेक्टर ए। इसको लिखेंगे कैसे? तो देखो इस वेक्टर ए में बेटा हमने बताया दो चीजें हैं, पहला है मॉड ऑफ ए, पहला है मॉड ऑफ ए और दूसरा है ए कैप। दूसरा क्या है? ए कैप। यहाँ पर जो ए है इसका मतलब होता है मॉड ऑफ ए, यानी ये क्या है? ये आपको बता रहा है परिमाण के बारे में। और ए कैप जो है इसे बोलते हैं एकांक सदिश। क्या बोलते हैं इसको? एकांक सदिश बोलते हैं। और ये आपको केवल क्या बताएगा? दिशा। क्या बताएगा? केवल दिशा। एकांक का मतलब यूनिट, एकांक का मतलब यूनिट जिसका मान कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। तो ये जो आपका हो गया है वो बन गया है यूनिट वेक्टर, और ये जो है वो आपका बन गया है वेक्टर, यानी इस वेक्टर का परिमाण। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? वेक्टर ए, यानी ये आपका हो गया है, इसमें आपको दिख रहा है कि परिमाण भी है और दिशा भी है, तो ये आपका हो गया वेक्टर। ठीक है। इसके बाद प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको अगर हम प्रदर्शित करने के लिए बात करते हैं तो एक बाण से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? इस बाण से प्रदर्शित करते हैं, इस एरो से प्रदर्शित करते हैं। इस एरो को ही हम बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। अब इस वेक्टर को देखते हैं तो इसके पीछे वाले भाग को बोलते हैं पुच्छ और आगे वाले भाग को बोलते हैं सिर। क्या बोलते हैं इसको? पुच्छ, है ना। इसको अगर बात करेंगे तो क्या बोला जाएगा? पुच्छ बोला जाएगा। इंग्लिश बोलते हैं टेल, और इसको बोलते हैं सिर, है ना, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे हेड। ठीक। और इसके बीच का जो भाग होता है इसको बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं? तो ये इसका परिमाण है, और जिसका जिधर सिर होता है वो उसकी क्या है? दिशा है। तो ये क्या बन गया आपका? वेक्टर ए। क्या बन गया? वेक्टर ए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये हो गया उसका परिमाण यानी ए, और ये हो गई उसकी दिशा। तो ये हम किसको प्रदर्शित कर रहे थे? सदिश राशि को। किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? सदिश राशि को। तो एक बार हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं, आपको सुन लेना है अच्छे तरह से। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण पाया जाता है क्या कहलाती हैं? अदिश राशियाँ। ठीक है। फिर अगर इसका एग्जाम्पल पूछते हैं तो भाई वो भी लिखना पड़ेगा, वो भी हमें याद करना पड़ेगा। जैसे हो गया दूरी, समय, द्रव्यमान, चाल आदि लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी किसमें क्या है? दिशा नहीं है। अगर इनमें दिशा नहीं है तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं? अदिश हैं। कैसी हैं? अदिश हैं। लेकिन सदिश की बात करते हैं तो आगे भाई दूरी का उल्टा हमने बनाया था विस्थापन। क्या बना था? विस्थापन। फिर बना था वेग, फिर बन गया त्वरण, फिर बन गया बल आदि लिख सकते हैं। ठीक है। ये सारी राशियाँ कैसी हैं? आपकी सदिश राशियाँ हैं। क्यों सदिश राशियाँ हैं? क्योंकि इनमें क्या है? परिमाण तो है ही, साथ में उनकी क्या है? दिशा भी है। तो हम परिभाषित कैसे करेंगे सदिश राशियों को? वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं इस सिंबल से, वेक्टर। ए के ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो ये हो गया इस राशि का निरूपण। और इस वेक्टर ए का मतलब होता है कि इसमें ए भी है और ए कैप भी है। ए का मतलब हो गया परिमाण और ए कैप का मतलब हो गया दिशा। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम रेखा गणित में इस सिंबल का उपयोग करते हैं, जिससे हम लोग वेक्टर या तीर कहते हैं, बाण भी कहते हैं। ये जो होता है इसमें आगे का जो हिस्सा होता है, जो सिरा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सिर। पीछे के हिस्से या सिरे को बोलते हैं टेल यानी पुच्छ, और बीच का जितना भी हिस्सा होता है इसे हम लोग बोलते हैं इसका परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो कहीं अगर इसे कॉपी करना है तो मैं स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ, आप भी स्क्रीन पॉज करिए और फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। लिख लिया? चलिए अब पढ़ते हैं अगली स्टेप को। अगली स्टेप आपके पास मिलने वाली है और वो बनाएगी आपके पास इन वेक्टर्स के प्रकार। ठीक है। तो अगली जो स्टेप है उसमें हम लोग लिखेंगे वेक्टर के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है। देखो क्या है, मान लिया कि हम एक साथ कई सारे वेक्टर्स को देखते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। ये सारे वेक्टर्स अलग अलग रखे हैं, लेकिन जब हमको इनकी कैलकुलेशन करने के लिए दिया जाता है तो हमें लगता है कि ये एक जैसे ही हैं। तो वो एक जैसे जो वेक्टर होंगे उन्हें हम लोग कहेंगे समान वेक्टर।
यानी नंबर फर्स्ट में हमारे पास जो नाम आ रहा है वो आ रहा है समान वेक्टर। तो समान वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान होती है, वो आपके बन गए समान वेक्टर। यह मैंने आपको दो वेक्टर बताए, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टर के हमें परिमाण भी समान लग रहे हैं और दिशाएं भी एक ही तरफ हैं, है ना, दोनों इस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये दोनों वेक्टर कैसे हो गए? समान वेक्टर हो गए। तो इन्हें हम लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी यहाँ। लेकिन अगर दूसरी बात कर लें तो वो बनाएगा विपरीत वेक्टर। क्या बनाएगा? विपरीत वेक्टर। इसी में हमने एक तीसरा वेक्टर और खींच दिया, लेकिन उसकी डायरेक्शन ये कर दी। तो वेक्टर ए और बी आपस में कैसे हैं? समान वेक्टर है, लेकिन वेक्टर सी जो है वो बी और ए के लिए कैसा है? विपरीत वेक्टर है। अर्थात वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी बट नॉट इक्वल टू वेक्टर सी। यानी वेक्टर ए और बी तो आपस में कैसे हैं? समान वेक्टर है, लेकिन वेक्टर सी इनमें कैसा है? विपरीत वेक्टर है। कैसा है? विपरीत वेक्टर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए फिर अगली बात करते हैं एकांक वेक्टर। नंबर 3 पे आते हैं और क्या लिखते हैं? एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है, जिसका परिमाण एक होता है। यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? एक। एकांक मतलब जिसका मान एक हो, जिसका परिमाण एक हो, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? एकांक वेक्टर बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको क्या बताया था? यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी नो दैट कि हमें पता है कि अगर कहीं पर वेक्टर ए इज इक्वल टू नॉट ऑफ इनटू ए कैप दिया होता है, तो इसमें जो ए कैप होता है इसे ही हम लोग एकांक वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से हम अगर एकांक वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन में क्या आएगा? मॉड ऑफ ए। ये ही आपका एकांक वेक्टर है। अगर किसी वेक्टर का परिमाण एक नहीं दे रहा है और पूछ रहा है कि उसका एकांक वेक्टर ज्ञात कीजिए, तो हम बोलेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। तो यहाँ से ए कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है। इसके बाद नंबर 4 जो आती है बात, वो हो गया आपका शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर मतलब जिसका परिमाण क्या हो? 0 हो। यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो? 0 वेक्टर लिख सकते हैं इसे। शून्य वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? शून्य वेक्टर है, इसलिए 0 के ऊपर हम वेक्टर बनाकर इसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो अभी आपने कितने प्रकार पढ़े? 4 वेक्टर प्रकार पढ़े। समान वेक्टर, विपरीत वेक्टर, एकांक वेक्टर और शून्य वेक्टर। ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं और बता दूं, और वो आ जाता है आपके पास लंबकोणिक वेक्टर। क्या आता है? लंबकोणिक वेक्टर यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं, इसकी कहानी हम सुनने चलते हैं। ठीक है। तो अगला जो आपके पास है नंबर 5, वो इम्पोर्टेंट है और इसे हम लोग बोलते हैं लंबकोणिक वेक्टर। देखो क्या होता है कि हमारे पास जो सदिश राशियां हैं उनमें दिशा होती है, और अगर सदिश राशियों में दिशा है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे ये चल सकती है। तो मान लिया हमारे पास कोई भी एक सदिश राशि है जो तीनों अक्षों में चलने के लिए स्वतंत्र है, जो तीनों अक्षों में चलने के लिए स्वतंत्र है। मतलब अक्षों की बात करते हैं तो कितने हैं? 3, एक्स, वाई और जेड। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये जो है ये इसका ओरिजिन है। ठीक है, मूल बिंदु। यहाँ से जब हम एक्स एक्सिस में चलेंगे तो वो जो दूरी होगी वो परिमाण बनेगी। क्या बनेगी? परिमाण। ठीक है। यानी एक्स एक्सिस में जब चलेंगे तो जो दूरी चलेंगे वो परिमाण बनेगी, लेकिन उसकी दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं आई कैप। क्या यूज करते हैं? आई कैप। उसी प्रकार से जब हम वाई अक्ष में चलेंगे तो वो जो दूरी चलेंगे, जितनी दूरी तय करेंगे वो बनेगा आपका परिमाण। और अगर बात करते हैं यहाँ पर तो वाई अक्ष को प्रदर्शित करेंगे जे कैप से। उसी प्रकार से आपके पास जो जेड एक्स में चलेंगे वो जो दूरी बनेगी वो आपकी परिमाण बनेगी, और इस दिशा में चली गई जो दूरी होगी उसकी दिशा को प्रदर्शित करेंगे के कैप से।
यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स यानी लंबकोणिक वेक्टर में एक्स, वाई और जेड अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम आई, जे और के कैप का उपयोग करते हैं। अब मान लो हमको बता रहा है, कह रहा है कि एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, और बता रहा है, कह रहा है कि इसके लिए आप ये बताओ कि ये एक्स, वाई और जेड अक्ष पे अगर हम इसको लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं। मतलब कि अगर हम इसे लंबकोणिक रूप में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको देखते हैं। कह रहा है हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए जो है वो एक्स अक्ष पे जितनी भी दूरी चलेगा वो पूरी दूरी हो गई ए एक्स, वाई अक्ष पे अगर ये चलता है और जितनी भी दूरी चलता है धन अक्ष पे तो वो हो गई ए वाई, और जेड अक्ष पे जितना भी चलेगा वो बनाएगा ए जेड। कितनी बनाएगा, ए जेड दूरी। मान लो अगर यहाँ पर ए की जगह हमको वेक्टर बी कहता तो ये जो दूरी एक्स अक्ष पे हो जाती बी एक्स, ये हो जाती बी वाई और ये हो जाएगी बी जेड। क्लियर है। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं तो एक्स अक्ष पे इसका परिमाण कितना है ए एक्स, और दिशा हम इसे प्रदर्शित करेंगे आई कैप से। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस वाई अक्ष को अगर प्रदर्शित करेंगे तो ए वाई जे कैप प्लस जेड अक्ष को अगर प्रदर्शित करेंगे तो ए जेड के कैप। ये आपने क्या बना लिया, ये आपने बना लिया वेक्टर ए, यानी एक वेक्टर जिसे आपने लंबकोणिक वेक्टर के रूप में लिखना सीख लिया है। ठीक है, लंबकोणिक रूप में अगर आपने वेक्टर को लिखना सीख लिया है तो थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट आपको बात यहीं पर बता दें कि अगर आपको कोई लंबकोणिक वेक्टर देता है और कहता है इस वेक्टर का परिमाण ज्ञात करो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करके बताना है। अगर आप इसका परिमाण ज्ञात करते हैं तो वो हो गया मॉड ऑफ ए, है ना भाई। परिमाण को क्या प्रदर्शित करेंगे, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू बनेगा अंडर रूट के अंदर एक्स अक्ष में इसका जो परिमाण है वो क्या है ए एक्स का स्क्वायर, प्लस वाई अक्ष में जो परिमाण है वो है वाई स्क्वायर, प्लस जेड अक्ष में जो परिमाण है वो है जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपने प्राप्त कर लिया किसी वेक्टर का परिमाण। अब अगर कहता है यहाँ से यूनिट वेक्टर ज्ञात करो, यानी एकांक सदिश का मान ज्ञात करना है, तो एकांक सदिश आप कैसे प्राप्त करेंगे, ए कैप को आप कैसे प्राप्त करेंगे। देखो ना भाई, हमने बताया था ए कैप इज इक्वल टू होगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अब यहाँ पर देखो क्या वेक्टर ए आपको नहीं पता है, क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और पूरे के अपॉन में आ जाओ। मॉड ऑफ ए कितना था, अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये आपने प्राप्त कर लिया मॉड ऑफ ए। क्लियर हुआ। चलो थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लगा के देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। कह रहा है एक वेक्टर आपको दे रहा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, केवल ए कैप फाइंड करना है। तो भाई अब आपको ए कैप फाइंड करना है तो मॉड ऑफ ए पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ ए की सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे मॉड ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। तो इसका कंपैरिजन करो, ये ए एक्स है, ये ए वाई है और ये क्या है, ए जेड है। तो ए एक्स इक्वल कितना दे रहा है 3, ए वाई इक्वल कितना दे रहा है 2 और ए जेड इक्वल कितना दे रहा है 5। यानी यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ ए इक्वल कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर ए एक्स की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यानी मॉड ऑफ ए इक्वल कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर करें कितना आएगा 9, 2 का स्क्वायर करें कितना आएगा 4, ठीक है, और 5 का स्क्वायर करें कितना आएगा 25। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए इक्वल कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 38। कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 38 आया। अब क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है ए कैप फाइंड करना है। तो ए कैप इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। वेक्टर ए आपके पास कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, अपॉन में आ जाओ कितना आ गया, रूट के अंदर 38, दैट्स योर आंसर। ठीक है, एक और बात कहता है जरूरी नहीं है कि आपके पास ax का मान पॉजिटिव आए,
कभी कभी ax की वैल्यू माइनस भी होती है या ay की वैल्यू माइनस होती है, az की वैल्यू माइनस होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये x h की विपरीत दिशा में चल रहा है, ये y x की विपरीत दिशा में चल रहा है, ये z x की विपरीत दिशा में चल रहा है। x h की विपरीत दिशा में चलने का मतलब होता है x डैश पे चल रहा है, y x की विपरीत दिशा में चलने का मतलब होता है y डैश में चल रहा है, और z x की विपरीत दिशा में चलने का मतलब होता है z डैश में चल रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आपको ये चीजें हो सकता है कि 3i कैप माइनस 2j कैप या माइनस 3k कैप भी दी जाए तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक